Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, please click on the link given in the description. And today we are going to discuss the topic solutions. This is topic number 2 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 12th. The topics to be covered in this chapter are introduction, types of solutions, capacity of solution to dissolve solute, solubility, vapor pressure of solutions of liquid in liquid, colligative properties of non-electrolyte solutions, vapor pressure lowering, boiling point elevation, depression in freezing point, osmotic pressure, colligative properties of electrolytes. And today we are going to begin with introduction. So basically solution होता क्या है? Solution actually एक mixture है. Mixture मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. यदि आप दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को साथ में मिक्स कर दोगे तो उसे कहेंगे मिक्सचर. बेस्ट एग्जांपल है एयर. एयर एक्चुअली बहुत सारे गैसेस से बना हुआ है, इसलिए एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है. नेक्स्ट एग्जांपल है रॉक. जो रॉक होता है वो एक्चुअली दो या दो से ज़्यादा मिनरल से साथ में बना हुआ होता है. मिक्सचर दो टाइप में है. होमोजीनियस, जिसमें मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट यूनिफॉर्म होता है. मतलब होमोजीनियस मिक्सचर में यदि दो कंपोनेंट्स है वो एक साथ एक तरह से मिक्स हो जाएंगे. जैसे कि चीनी पानी में, जब आप चीनी को पानी में डिसॉल्व करोगे आप चीनी और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते. वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है. दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर. नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस. इसका होता है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट. यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट क्यों है? जैसे अभी आप सैंड और चीनी को साथ में मिलाओगे तो आप सैंड और चीनी के पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हो. वो पहले तो एक मिक्सचर ही है बट वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है क्योंकि उनमें जो है दोनों पार्टिकल अलग अलग से दिख रहे हैं. वो आप अलग अलग से चुन सकते हो. होमोजीनियस मिक्सचर्स है वो एक्चुअली क्लासिफाइड होते हैं फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो होमोजीनियस मिक्सचर में साइज ऑफ पार्टिकल क्या क्या है उसके बेसिस पे वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं. पहला है कॉलाइड्स, सेकेंड है ट्रू सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमारे लाइफ के सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है. जो बॉडी का फ्लूइड है स्पेशली ब्लड, वो एक सॉल्यूशन है जिसमें मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है साथ में और फिर ब्लड बनता है. सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी और बहुत मेडिकल साइंस के लिए और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सब जगह सॉल्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यदि सॉल्यूशन को डिफाइन करना हो तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस साथ में मिक्स किए जाते हैं और तब सॉल्यूशन बनता है. जो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअली एक सॉल्वेंट और एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट को मिक्स करके बनाया जाता है. सॉल्वेंट एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें सॉल्यूट को मिक्स किया जाता है. यदि अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखें तो आप सॉल्यूशन में, यदि मैं कहूँ आपको कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है तो आप दो ही चीज़ें इमेजिन कर पाते हो, सॉलिड लिक्विड में या फिर लिक्विड लिक्विड में. जैसे कि नमक पानी में या पानी और दूध साथ में. तो इस टाइप के सिर्फ सॉल्यूशन आप इमेजिन कर पाते हो. बट एक्चुअली सॉल्यूशन 9 टाइप्स के होते हैं क्योंकि
आपका जो सॉल्वेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड नहीं, वो सॉलिड या गैस भी हो सकता है। सिमिलरली आपका जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई भी हो सकता है। और इन तीनों का आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करो तो आपको 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। पहला है जिसमें सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड, सी वाटर। सी वाटर में H2O दैट इज लिक्विड, वो आपका होता है सॉल्वेंट, और उसमें सी वाटर में आयोडीन होता है, सॉल्ट होता है, और बहुत सारे जो है वो सॉलिड्स है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, जिसमें बेंजोइक एसिड दैट इज योर सॉल्यूट, वो क्या है सॉलिड, और बेंजीन है लिक्विड। शुगर इन वाटर, जिसमें आपका सॉल्यूट है शुगर दैट इज सॉलिड, और सॉल्वेंट है वाटर दैट इज लिक्विड। नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड, दैट इज सॉल्यूट सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। अब आप कहोगे सॉलिड सॉलिड में कैसे डिजॉल्व होगा, तो इसका बेस्ट में एग्जांपल है मेटल के अलॉयज, जो एक्चुअली एक मिक्सचर है जिसमें सॉलिड सॉलिड में मिक्स होके अलॉय बनाता है। इसका एग्जांपल है ब्रास एंड ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस, सॉल्यूट सॉलिड, सॉल्वेंट गैस, आयोडीन जो एयर में है। नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, जो है गैसोलीन, इथेनॉल इन वाटर। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड, सॉल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट सॉलिड, जिसमें अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल एज मर्क्यूरी इन सिल्वर। तो मर्क्यूरी एक्चुअली एक लिक्विड मेटल है और मेटल जो सॉलिड है वो आपका सिल्वर है। तो यदि आप अमलगम मर्क्यूरी को आप बहुत सारे रिएक्शन में पाओगे, एक्चुअली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, तो उसमें जो ये अमलगम इन ऑफ मर्क्यूरी होता है, उसमें जो मर्क्यूरी लिक्विड है उसको सॉलिड सिल्वर में मिक्स किया जाता है मिक्सचर बनाने के लिए। नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस, सॉल्यूट आपका लिक्विड और सॉल्वेंट गैस, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट लिक्विड। कार्बोनेटेड वाटर, जिसमें CO2 गैस को वाटर में पास किया जाता है, तो CO2 जो है गैस है और वाटर लिक्विड। नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड, सॉल्यूट गैस एंड सॉल्वेंट सॉलिड, तो उसमें H2 इन पैलेडियम, जो आप बहुत सारे जो कैटालिटिक रिएक्शंस में आप पाओगे कि H2 इन पैलेडियम को यूज़ किया जाता है, जहाँ H2 गैस होता है और पैलेडियम एक सॉलिड मेटल है। नेक्स्ट है गैस इन गैस, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर, जिसमें बहुत सारे गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। अब ये सारे हो गए सॉल्यूशन के टाइप। अब हम मूव करते हैं कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट। सॉल्यूशन की कैपेसिटी कितनी है एक पर्टिकुलर सॉल्यूट डिसॉल्व करने के लिए, ये केमिस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। जब वो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन्हें उस हिसाब से ही सॉल्यूट उसमें मिक्स करना पड़ता है जितना उस सॉल्यूशन की कैपेसिटी है उसे डिसॉल्व करने के लिए। तो एक्चुअली आप यदि जानोगे तो आपको पता होगा कि यदि आपने एक गिलास वाटर लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी डाला, उसको हिलाया, तो चीनी झट से घुल जाएगी। फिर दूसरा चम्मच चीनी डाला, उसको हिलाया, वो घुल जाएगा, और ऐसे ही आप एक चम्मच डालते जाओ और उसको हिलाते जाओ। कुछ मोमेंट बाद आप ये नोटिस करोगे कि चीनी को घुलने के लिए टाइम लग रहा है। जितना जल्दी वो पहले दूसरे और तीसरे चम्मच में घुल रही थी, अब उतनी जल्दी नहीं घुल रही है। और एक सिचुएशन आएगा जब चीनी घुलना ही बंद हो जाएगा। तो हर एक सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जब तक वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, उसके बाद सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, और उस सिचुएशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और डायनामिक इक्विलिब्रियम उसमें रिच होता है जहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स लीव हो जाते हैं क्रिस्टल में टू पास इनटू सॉल्यूशन is equal to the number of returning from the solution to crystal.
तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक्चुअली क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से डिजॉल्व होके सॉल्यूशन बना रहे हैं। और सॉल्यूशन में यदि आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करेंगे तो जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होके सॉल्यूशन बनाया था उतना ही सॉल्यूट वापस आपको मिल जाएगा। मतलब आपने आप 5 ग्राम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया था, तो सैचुरेशन पॉइंट के बाद एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के बाद वो सॉल्यूशन उतना 5 ग्राम सॉल्यूट आपको वापस दे देगा। इसका मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब वो सोल्यूशन है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है उतने ही गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। सो सपोज आपके पास 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट है, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व एट द गिवन टेम्परेचर को कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। O solution contain greater than the equilibrium amount of solute is said to be super saturated solution। सैचुरेटेड तो मतलब समझ गया कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिसॉल्व किया हुआ है तो सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड मतलब जो इक्विलिब्रियम अमाउंट है, ये वाला अमाउंट है सैचुरेटेड सोल्यूशन का, जो अमाउंट है इक्विलिब्रियम अमाउंट है, उससे भी ज़्यादा यदि सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाए तो उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। यदि आप ऐसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में यदि एक छोटा सा भी क्रिस्टल उस सॉल्यूट का गिरा दो बाहर से, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा क्रिस्टल होगा, वो क्रिस्टल एक्स्ट्रा आप गलती से भी उस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में गिरा दोगे तो वो क्रिस्टल अपने अपने जैसे सारे सॉल्यूट के क्रिस्टल्स को वापस ले आएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, और ये सॉल्यूशन अब बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट घुलना बंद हो जाता है, सॉल्यूट्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है अनडिजॉल्व सॉल्यूट, तो उसे सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। और वो अनडिजॉल्व सॉल्यूट जो सैचुरेटेड सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो भी डिजॉल्व हो गया तो उसे सुपर सैचुरेटेड कहेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है, एक ग्लास में पानी में आप चीनी डिजॉल्व करते जा रहे हो और एक लास्ट मोमेंट ऐसा आया जब चीनी डिजॉल्व होना बंद हो गया पानी में और वैसे के वैसे ही रह गया। अब उस सिचुएशन को आप कुछ तो ऐसा करोगे कि वो चीनी भी पानी में डिजॉल्व हो जाए, वो डिजॉल्व हो गया, अब वो सोल्यूशन हो गया सुपर सैचुरेटेड। अब उसमें आप बाहर से एक दाना भी चीनी वापस गिरा दो उस सोल्यूशन में तो आपका जो भी एक्स्ट्रा वाला जो घुल गया था पानी में वापस जनरेट हो जाएगा और सोल्यूशन बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये जस्ट एक एग्जांपल था, चीनी के साथ एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है ज़्यादा, बट ये पॉसिबल है बेंजोइक एसिड दूसरे सॉल्यूशन में या कोई भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो दूसरे सॉल्वेंट में यदि ऐसा किया जाए तो वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको दिख सकती है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये डेफिनेशन लर्न कर लेना। तो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है सॉल्यूट का, कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन में वो कितना प्रेजेंट है सॉल्यूट डिसॉल्व फॉर्म में उस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट होता है उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, और वह एक्सप्रेस किया जाता है मोल पर लीटर में। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपके जो सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी है उस पे। क्योंकि एक जैसे सॉल्यूट एक जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यदि पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में। क्योंकि एक जैसे जो भी सॉल्यूट होंगे उसको एक जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना क्यों आसान हो जाएगा,
क्योंकि वो दोनों के प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगे। यदि आप कोई केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट वाला सॉल्यूट को कोई दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर। ऑयल वाटर में कभी डिसॉल्व हो पाता है? नहीं, कितना भी हिला लो, कुछ भी कर लो, ऊपर तैरता रहेगा, क्योंकि वो दोनों के प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, दोनों के केमिकल बिहेवियर्स डिफरेंट है। बट वही मिल्क और वाटर को आप कोशिश करो, तुरंत डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। इसलिए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक डिसॉल्व लाइक। जो भी सब्सटेंसेस में एक जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे को इजीली सॉल्यूबल कर लेते हैं। इसलिए पोलर सॉल्यूट्स जनरली पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस, तीनों भी इंटरैक्शंस एक जैसे होते हैं, इसलिए वो एक जैसा सॉल्यूशन बना देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है नमक पानी में, दैट इज NaCl इन वाटर। वहां पे स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरैक्शंस है Na प्लस और Cl माइनस के बीच में, वापस उसमें इंटरैक्शन भी है Na प्लस विथ वाटर एंड Cl माइनस विथ वाटर में भी। और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स भी सेम है, एंड आयन आयन इंटरैक्शन Na प्लस और Cl माइनस का भी सेम है। और ये तीनों इंटरैक्शंस ऑलमोस्ट सेम होने के वजह से NaCl बहुत इजीली वाटर में डिसॉल्व होकर एक सॉल्यूशन बना देता है। सिमिलरली नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में जल्दी डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल इन बेंजीन। नेक्स्ट है शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। क्यों? क्योंकि शुगर जब पानी में मिलाया जाता है उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है शुगर और पानी के बीच में, और इसकी वजह से शुगर पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट में। बहुत सारे सॉलिड्स है, फॉर एग्जांपल KCl, जो पानी में डिसॉल्व होते वक्त एंडोथर्मिक प्रोसेस दिखाता है, मतलब वो हीट रिलीज करता है। यदि आप NaOH, KOH, KCl ये सबको पानी में आप डिसॉल्व करोगे और उस बर्तन जिसमें आपने उसे डिसॉल्व किया है उस बर्तन को आप बाहर से हाथ लगाओगे, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि ये जो तीनों हैं सॉल्ट्स वो डिसॉल्व होते वक्त हीट रिलीज करते हैं, इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वो हीट एक्चुअली एब्जॉर्प्शन जैसे करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली एंडोथर्मिक मतलब वो हीट एब्जॉर्व करते हैं। तो ये सब सॉलिड जो है KCl, NaOH, मतलब अभी यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग हीट टू द सिस्टम, और उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस का बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू ली चार्टर प्रिंसिपल। तो ली चार्टर प्रिंसिपल के हिसाब से सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये जो है वो पानी में डिसॉल्व होते वक्त जो है वो हीट रिलीज करते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है सिस्टम का, और उसकी वजह से वो इजिली वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं। एडिशन ऑफ हीट जो है बट स्ट्रेस इंक्रीज करता है उस सॉल्यूशन पे, और ये स्ट्रेस एक्चुअली फेवर करता है एंडोथर्मिक प्रोसेस को। बट सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हो रहा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस से, उसका लिटरली अपोजिट दिखता है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सब्सटेंस लाइक CaCl2 and Li2SO4 in water dissolve in water by releasing heat। बट ये बात याद रखना है साथ ही साथ कि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सोथर्मिसिटी और एंडोथर्मिसिटी, क्योंकि CaCl2 वाटर में डिसॉल्व होते वक्त एक्सोथर्मिक है एंड NH4NO3 एंडोथर्मिक है, बट देयर सॉल्युबिलिटी जो है उनकी इंक्रीज होती है विथ टेम्परेचर। देखो CaCl2 एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज कर रहा है, NH4NO3
एंडोथर्मिक हीट गेन कर रहा है। दोनों भी अलग अलग प्रोसेस है, पर दोनों सॉल्ट में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ साथ। इसलिए टेम्परेचर और एक्सोथर्मिसिटी दैट इज एंडोथर्मिसिटी दैट इज टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है सॉल्युबिलिटीज ऑफ NaBr, NaCl एंड KCl पढ़ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaBr, जो आप ये वाला पार्ट देख सकते हो, ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ NaBr। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl आप देखोगे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, उनकी सॉल्युबिलिटी सेम रह रही है। बट KNO3 की सॉल्युबिलिटी देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ रही है विद टेम्परेचर, ड्रास्टिक चेंज है। NaNO3 यस उसमें भी चेंज है, KBr यस उसमें भी चेंज है। मतलब KNO3, NaNO3 और KBr की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट उसका ही अपोजिट आप देखोगे Na2SO4, जो यहाँ नहीं दिया है ग्राफ में, बट Na2SO4 है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए वो सॉल्यूट टू सॉल्यूट डिपेंड करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी या कम होगी। बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर ज़्यादातर डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है पानी में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो कम होगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है जब गैस वाटर में डिसॉल्व होता है तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो लिक्विड फेज में जाके कंडेंस हो जाते हैं, और ये कंडेंसेशन रिएक्शन एक्चुअली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के वजह से ये गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो पानी में है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। एक्चुअली प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट्स में ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेशर से सॉलिड्स और लिक्विड जो सॉल्यूट्स उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। यदि आपको गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन प्रेशर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हेनरीज लॉ है। ये स्टेट करता है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। कि कितना प्रेशर है गैस का उस सॉल्यूशन पे, वो डिसाइड करेगा कि वो गैस उस लिक्विड में कितना ज़्यादा डिसॉल्व होगा। ज़्यादा प्रेशर तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, कम प्रेशर तो कम सॉल्युबिलिटी। इसलिए S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, दैट इज सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए यहाँ कांस्टेंट यूज किया गया है KH, जहाँ पे S मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन मोल पर लीटर, P मतलब प्रेशर ऑफ गैस इन बार, KH मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी कहते हैं। अब यूनिट फॉर KH देखा जाए तो KH इक्वल्स टू S अपॉन P, दैट इज मोल पर लीटर अपॉन बार, दैट इज मोल पर लीटर पर बार। जब प्रेशर 1 बार है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज इक्वल टू S, ठीक है, क्योंकि S इक्वल्स टू KHP और आपका के जो प्रेशर है वो 1 बार है, इसलिए S ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा KH को। इसका मतलब क्या है, जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो एक्चुअली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है एक कोई भी गिवन लिक्विड में, जब उसका प्रेशर, उसके गैस का प्रेशर उसके सॉल्यूशन पे है 1 बार। मतलब जब आप 1 बार प्रेशर डालोगे आपके गैस का उस सॉल्यूशन पे, तब आपकी सॉल्युबिलिटी होगी KH, दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट को इक्वल। बट हर एक साइंस में एक्सेप्शंस होते ही हैं, इसलिए हेनरीज लॉ के भी एक्सेप्शंस हैं। जो गैसेस है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड वो हेनरीज लॉ को फॉलो ही नहीं करते हैं। इसका ये रीज़न है
कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होने के बजाय वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, और इस रिएक्शंस के वजह से जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज एक्सपेक्टेड बाय हेनरी लॉ। अब प्रॉब्लम से पहला प्रॉब्लम है द solubility of N2 gas in water at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार इज दिस मच। तो आपके पास गिवन क्या है, S मतलब solubility और प्रेशर दैट इज 1 बार। अब आपको कैलकुलेट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो S इक्वल्स टू KHP। अब आपके पास S है, आपके पास P है, तो आप इससे इजिली KH कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे आपको मिल जाएगा आंसर 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ दैट इज S डिवाइड बाई P दैट इज 1 बार, और आपको आंसर मिल गया KH। अब सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, मोलारिटी ऑफ N2 गैस। मोलारिटी मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी S, ठीक है, ऑफ N2 गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर जब उसका प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब है 0.75 बार। अब उन्होंने कैलकुलेट करने को बोला है सेकंड कंडीशन में S, और अभी उन्होंने प्रेशर चेंज कर दिया है, उसे कर दिया है 0.75 बार। अब S इक्वल्स टू KHP। KH अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, क्योंकि KH एक कांस्टेंट वैल्यू है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो गिवन गैस के लिए हमेशा वो सेम रहेगा, इसलिए यही वाला वैल्यू KH का आप सेकेंड वाले इसके लिए भी KH में डाल सकते हो, क्योंकि सेम गैस के लिए पूछा है उन्होंने, और P दिया हुआ है दैट इज 0.75, और कैलकुलेट करोगे तो आपको सॉल्युबिलिटी भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथिल ब्रोमाइड दैट इज CH3Br इज दिस मच। तो अभी हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इन वाटर एट दिस एंड एट प्रेशर दिस। तो अभी आपके पास क्या क्या है, आपके पास है KH और आपके पास है प्रेशर। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग S इक्वल्स टू KHP। KH दिया हुआ है, P दिया हुआ है mmHg में, बट आपको उसको बार में कन्वर्ट करना है, तो आपको कोई भी प्रेशर को बार में कन्वर्ट करना है, mm को दैट इज उसको मल्टीप्लाई करना का 1 डिवाइड बाय 760 mm, और वो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.173 बार। तो अब आपके पास KH है, आपके पास P है, तो KH और P को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा S दैट इज सॉल्युबिलिटी। And that's all for today. Thank you. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And if you have any comment, any doubt, any suggestion, you're free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. And before departing, sometimes it isn't what you do, but what you don't do that makes you who you are. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.